जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत है। दोस्तों आज मैं भूगोल का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जैसा कि आप जानते हैं कि भूगोल सब्जेक्ट में स्टार्ट किया हूं, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी और उनसे संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए थे उन पर मैंने बात किया था। इसके अलावा मैंने तारों से संबंधित तारामंडल, नक्षत्र वगैरह से संबंधित यानी कि ब्रह्मांड से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे मैंने आपको पढ़ाया। उसके बाद दूसरा चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था सौरमंडल, और सौरमंडल मैंने आपको बखूबी बहुत ही अच्छे से बेहतरीन तरीके से 2 क्लासों में मैंने आपका कंप्लीट किया। पहली क्लास में मैंने सूर्य के बारे में बात किया था, दूसरी क्लास में ग्रह उपग्रह के बारे में बात किया था, अन्य आकाशीय पिंडों के बारे में बात किया था। तो आइए देखते हैं आज से हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और चाहे वनडे एग्जाम के लिहाज से देखा जाए या टीजीटी या यूपीपीसीएस, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले थोड़ा से समझते हैं कि पृथ्वी के भूगर्भ में आखिर कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं, पृथ्वी के भूगर्भ में किन परतों में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कितना घनत्व पाया जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो आइए हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं थोड़ा से। तो देखिए, सबसे पहले आप बनाएंगे एक अर्थ यानी कि पृथ्वी। ये क्या है भैया? पृथ्वी है यानी कि अर्थ है। पृथ्वी का अगर हम इसे केंद्र मान लें तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, पृथ्वी को विभाजित कर सकते हैं। इस प्रकार से कई भागों में हम लोग पृथ्वी को विभाजित कर सकते हैं। तो पृथ्वी को समझने के लिए हम इस भाग को निकाल लेते हैं। तो देखिए, इस भाग को हम लोग निकाल लेते हैं और इसको थोड़ा से और बड़ा सा मैप बनाते हैं। उसके बाद कौन कौन सी परत पाई जाती हैं इसमें, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो इसी भाग को हम थोड़ा से और बड़ा बनाते हैं मानचित्र। आप लोग भी साथ साथ बनाते चलेंगे। तो आप सबसे पहले पृथ्वी का मानचित्र बनाएंगे इस प्रकार से आप पृथ्वी का सबसे पहले क्या बनाएंगे भैया? मानचित्र बनाएंगे, और मानचित्र साथ साथ बनाते चलेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। तो आइए सबसे पहले देखिए, ये हो गया पृथ्वी। पृथ्वी में मैंने देखिए, पृथ्वी में मुख्य रूप से 3 प्रकार की परतें पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। यहां से यहां तक की जो परत पाई जाती है इसे कहा जाता है भैया क्रस्ट। क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। यहां से लेकर यहां तक जो परत पाई जाती है इस परत को कहा जाता है मेंटल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भैया? मेंटल, या इसी को हिंदी में प्रवार कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में प्रवार के नाम से जाना जाता है। क्रस्ट की बात की जाए तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं भैया? भूपर्पटी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं, और मेंटल को प्रवार कहते हैं। उसके बाद यहां से लेकर यहां तक आप देखेंगे तो इस भाग को कहा जाता है कोर यानी कि केंद्र। क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी का क्या है? कोर है, यानी कि पृथ्वी का क्या है भैया? ये केंद्र है। और इसे हिंदी में क्या कहेंगे? इसे हिंदी में केंद्र भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? अंतरतम बिंदु भी कहा जा सकता है, अंतरतम परत भी कह सकते हैं। तो आपने देखा कि जो क्रस्ट है, पृथ्वी को 3 भागों में हमने विभाजित किया, 3 परतों में। पहली परत क्रस्ट है, दूसरी मेंटल है, तीसरी कौन सी है? कोर है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक जोड़ तो यहाँ पर पाया जा रहा है, एक जोड़ आप देख रहे हैं यहाँ पर पाया जा रहा है। तो जो क्रस्ट है और मेंटल है, इसका जो जोड़ है, इस जोड़ को कहते हैं मोहो असंबद्धता। क्या कहते हैं भैया? मोहो असंबद्धता। मोहो असंबद्धता। और जो एक मेंटल और कोर के बीच का जो एक जोड़ है, इस जोड़ को कहा जाता है गुटेनबर्ग असंबद्धता। क्या कहते हैं भैया? गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से जाना जाता है, गुटेनबर्ग असंबद्धता। अब दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है, देखिए 3 परतों में मैंने विभाजित कर दिया। ये तो क्या हो गया? क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया? कोर हो गया। अब देखिए, क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो जोड़ पाया जाता है इसे मोहो असंबद्धता कहते हैं। जो मेंटल और कोर के बीच में जो जोड़ पाया जाता है इसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। तो जो ये क्रस्ट वाला भाग है
भूपर्पटी वाला भाग है, अगर पूछा जाए आपसे ये किन तत्वों से बना है, तो आप देखेंगे तो ये सिलिका और एल्युमिनियम से बना हुआ है, इसलिए इसे सियाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भैया? सियाल। सियाल नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो ये क्रस्ट वाला भाग है, भूपर्पटी वाला भाग है, ये सिलिका और एल्युमिनियम दो तत्वों से बना हुआ है मुख्य रूप से, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। अगर वही मेंटल की बात की जाए तो जो ये मेंटल वाली परत है, इसकी अगर बात की जाए तो यह सिलिका और मैग्नीशियम से बना है, इसलिए इसे भैया सीमा नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सीमा। क्यों? क्योंकि यह सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है मुख्य रूप से। वहीं अगर कोर की बात की जाए तो कोर मुख्य रूप से निकिल और फेरस से बना हुआ है, इसलिए इसे निफे के नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो ये क्रस्ट है या भूपर्पटी है, यह मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिनियम जैसे तत्वों से बनी है, इसलिए इसे सियाल कहते हैं। जबकि मेंटल जो है ये सिलिका एवं मैग्नीशियम जैसे तत्वों से बनी हुई है, इसलिए इसे सीमा कहते हैं। जबकि जो कोर है, पृथ्वी का जो केंद्र है, एक कोर निकिल और फेरस से बना हुआ है, इसलिए इसे निफे कहते हैं। ये बार बार एग्जामों में पूछा जाता है कि मेंटल में किसकी मात्रा अधिक है, तो सिलिका और मैग्नीशियम की। अगर पूछा जाए क्रस्ट में किसकी मात्रा अधिक है, मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है, तो सिलिका और एल्युमिनियम। अगर पूछा जाए कोर में कौन कौन से पाए जाते हैं, तो निकिल और फेरस पाए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इतना अभी तक आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखेंगे तो जो एक क्रस्ट वाला भाग है, यानी कि जो मेंटल वाला भाग है, यह भी दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में भैया विभाजित किया गया है? दो भागों में। जो मेंटल वाला भाग है, यह भी दो भागों में विभाजित किया गया है। जो कोर वाला भाग है, यह भी दो भागों में विभाजित किया गया। यानी कि अभी तक जो मुख्य रूप से तीन प्रकार की परत पाई जाती थी, परत मैंने आपको बताया, यह दो दो भागों में विभाजित है। इन्हें कहा जाता, अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इसे कहते हैं अपर क्रस्ट, इसे क्या कहते हैं भैया? अपर क्रस्ट कहते हैं, और इसे कहते हैं लोअर क्रस्ट। इसे क्या कहते हैं भैया? इसे लोअर क्रस्ट कहते हैं, यानी कि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट कहते हैं। मेंटल की बात की जाए तो इसे भी क्या कहते हैं? इसे ऊपर वाले को अपर क्रस्ट कहते हैं, अपर मेंटल कहते हैं, और नीचे वाली परत को क्या कहते हैं? लोअर मेंटल कहते हैं। लोअर मेंटल कहते हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे जो कोर वाला भाग है, इस वाले परत को कहा जाता है आउटर कोर। आउटर कोर यानी कि बाहर की ओर का कोर, और इसे कहा जाता है इनर कोर। इसे क्या कहा जाता है भैया? इनर कोर कहा जाता है, यानी कि अंदर वाला जो कोर वाला भाग है, इसे इनर कोर कहते हैं, और जो बाहर वाला कोर वाला भाग है, इसे आउटर कोर कहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि जो क्रस्ट है भैया, ये दो भागों में विभाजित है। एक तो अपर क्रस्ट, दूसरा लोअर क्रस्ट। जो मेंटल है दो भागों में विभाजित है, एक तो अपर मेंटल है, दूसरा लोअर मेंटल है। जो कोर है ये भी दो भागों में विभाजित है, एक तो आउटर कोर है, दूसरा कौन है भैया? इनर कोर है। अब आप देख रहे हैं कि इनके बीच में क्या पाया जा रहा है? एक जोड़ पाया जा रहा है। इनके बीच में क्या पाया जा रहा है भैया? एक जोड़ पाया जा रहा है। इस जोड़ की अगर बात की जाए तो इस जोड़ को कहा जाता है कोनराड असंबद्धता। क्या कहते हैं भैया? कोनराड असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। अगर वही बात की जाए कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच का जो जोड़ है, इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे रेपिटी असंबद्धता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रेपिटी असंबद्धता के नाम से जानते हैं। वही अगर पूछा जाए कि आउटर कोर और इनर कोर के बीच जो जोड़ है, इस जोड़ को किस नाम से जाना जाता है? तो यह लेहमैन असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। लेहमैन असंबद्धता
असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको बताया कि जो ऊपरी क्रस्ट है और निचली क्रस्ट है, यानी कि अपर क्रस्ट है और लोअर क्रस्ट है, इसके बीच में भैया जो ये जोड़ पाया जा रहा है, जो ये जोड़ पाया जा रहा है, इस जोड़ को क्या कहते हैं? कॉन्ड्राइल्ड असंबद्धता कहते हैं। जो अपर मेंटल है और लोअर मेंटल है, यानी कि ऊपरी मेंटल है और निचली मेंटल जो है, इसके बीच में जो जोड़ पाया जाता है, इसे रैपिटी असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। जो आउटर कोर है, जो इनर कोर है, इसके बीच में जो जोड़ पाया जाता है, इस जोड़ को लेहमैन असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको जोड़ों को बता दिया। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न यह आना चाहिए कि बार बार एक शब्द आ रहा है भैया, बार बार एक शब्द आ रहा है, कौन सा? असंबद्धता। कौन सा शब्द आ रहा है भैया? असंबद्धता आ रहा है। अगर असंबद्धता का मतलब अगर समझ में आ जाए तो इसका पढ़ने का मजा भी और ही आ जाए। तो देखिए, आप अगर देखेंगे, देखिए मैं प्रेजेंट टाइम पे कहां पर हूं? प्रयागराज में हूं। तो प्रयागराज का मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। आप देखेंगे तो इस साइड से गंगा नदी आई हुई है। आप देखेंगे तो इस साइड से क्या आई हुई है भैया? गंगा नदी आई हुई है। गंगा नदी आई हुई है। लेकिन आप यहीं पर आप देखेंगे, इस साइड से आप देखेंगे तो कौन सी नदी आई हुई है? यमुना नदी आई हुई है। दोनों प्रयागराज में मिल जाती हैं, और दोनों जब प्रयागराज में मिल जाती हैं भैया, तो यहाँ पर प्रयागराज संगम का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? प्रयागराज संगम का जन्म होता है। इस साइड से कौन सी नदी आई है? यमुना नदी आई है। और उस यहाँ ये कौन सी नदी है? गंगा नदी है। और ये कौन सी नदी है भैया? यमुना नदी है। तो गंगा नदी, यमुना नदी, आगे फिर गंगा के नाम से ही जाना जाता है, दोनों की संयुक्त धाराएं। तो आप देखेंगे जब प्रयागराज संगम में आप जाएंगे स्नान करने, तो वहां पर आपको दो विशेषताएं मिलेंगी। जो प्रयागराज संगम में आप जाएंगे स्नान करने, जो वास्तव में जो संगम है वहां पर, नहीं आप कहीं दूसरे तट पर आप नहा के चले आएंगे तो आपको ये चीजें नहीं दिखाई देंगी। लेकिन जब वास्तव में आप जब संगम में पहुंचेंगे, प्रयागराज संगम में जब पहुंचेंगे, तो यहाँ पर आप जब इस तट पे आप खड़े होंगे, तो यहाँ से आपको दो विशेषताएं दिखाई देंगी। एक तो गंगा नदी की विशेषताएं दिखाई देंगी, एक तो यमुना नदी की विशेषताएं दिखाई देंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ये इस वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र क्या है भैया? पूरी तरह से संक्रमित क्षेत्र है। मतलब कि इस क्षेत्र में कुछ विशेषताएं तो गंगा नदी की मिलती है, कुछ विशेषताएं यमुना नदी की मिलती है। इसी सम्मिलित रूप को संगम नाम से जाना जाता है, और इसी संगम की तरह का क्षेत्र को ही असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। मतलब हमारे कहने का मतलब यह है कि ऐसा स्थान जहां पर दोनों का क्या हो, दोनों की विशेषताएं मिलती हो। जैसे इस संगम वाले स्थान पर गंगा नदी की भी विशेषता मिलती है, संगम वाले स्थान पर यमुना नदी की भी विशेषता मिलती है, इसलिए इसे संगम कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यही जोड़ है, कौन सा? लेहमैन असंबद्धता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर कुछ विशेषताएं आपको आउटर कोर की मिलेंगी, कुछ विशेषताएं आपको इनर कोर की मिलेंगी। इसीलिए इस क्षेत्र को, इस संक्रमित क्षेत्र को भैया क्या कहते हैं? लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। तो जो संक्रमित क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? असंबद्धता कहते हैं। और अलग अलग जोड़ पाए जाते हैं, इसलिए इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बेहद समझ में आ गया होगा, बेहतर समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे अपर क्रस्ट है, लोअर क्रस्ट है, इसके बीच में जो जोड़ पाया जा रहा है कॉन्ड्राइल्ड असंबद्धता। यहाँ पर आप देखेंगे जो ये संक्रमित क्षेत्र है भैया, यहाँ पर कुछ विशेषताएं अपर क्रस्ट की मिलेंगी, कुछ लोअर क्रस्ट की मिलेंगी। आप देख रहे हैं जो ये जोड़ पाया जा रहा है मोहो असंबद्धता, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ विशेषताएं क्रस्ट की मिलेंगी, कुछ विशेषताएं मेंटल के मिलेंगे, इसलिए ये
इस संक्रमित क्षेत्र को असंबद्धता कह दिया गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर असंबद्धता के बारे में समझ में आ गया होगा। आपको केवल एक पॉइंट याद रखना है कि जो संक्रमित क्षेत्र होता है उसी संक्रमित क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, असंबद्धता। और संक्रमित क्षेत्र वही होता है जो दो क्षेत्रों की एक जगह विशेषताएं मिलती हैं, उसी को क्या कहते हैं, संक्रमित क्षेत्र कहते हैं। जैसे यहाँ पर संगम में आप देखेंगे तो यहाँ पर गंगा नदी की भी विशेषताएं आपको मिलेंगी और यमुना नदी की भी विशेषताएं आपको मिलेंगी। तो इस प्रकार से ये हुआ आपके जोड़ के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो मुख्य रूप से 3 परतें पाई जाती हैं, एक तो क्रस्ट पाया जाता है, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर पाया जाता है। उसके बाद इसको दो भागों में विभाजित किया गया, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। फिर इनके बीच में जो जोड़ पाया जाता है उसे कोनराल, इनके दोनों बीच में अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट के बीच के जोड़ को कोनराड असंबद्धता कहते हैं, और क्रस्ट और मेंटल के बीच के जोड़ को मोहो असंबद्धता कहते हैं, और अपर मेंटल और लोअर मेंटल के जोड़ को रेपेटिक असंबद्धता कहते हैं, और मेंटल और क्रस्ट कोर के जोड़ को गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। आउटर कोर और इनर कोर को क्या कहते हैं भैया, जोड़ को लेहमैन असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। आइए अब एक एक परत के बारे में हम लोग देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आइए अब एक पहली हेडिंग डालिए, क्रस्ट या भूपर्पटी। कौन सी पहली हेडिंग आप डालिए, क्रस्ट या भूपर्पटी। अगर इसकी आप देखेंगे, अगर गहराई अगर देखेंगे, कभी कभी पूछ लेता है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे, ये मान लीजिए 0 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की अगर लंबाई देखेंगे तो 30 किलोमीटर होगी। यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे कितना होगा, 700 किलोमीटर होगा। यहाँ से देखेंगे 2900 किलोमीटर होगा। यहाँ आप देखेंगे तो 5100 किलोमीटर होगा। यहाँ आप देखेंगे 6371 किलोमीटर होगा। मतलब कि जो केंद्र है वो कितने नीचे है, 6371 किलोमीटर है। इसे भी आपको याद रखना है। फिलहाल अभी आप हेडिंग पहली डालिए, क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी। क्रस्ट हेडिंग डालिए, क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी। तो ये याद ही हो गया होगा, इसे मैं थोड़ा सा मिट दे रहा हूं, लेकिन पूरा नहीं मिटेंगे क्योंकि अभी काम आएगा यहाँ पर। तो पहली हेडिंग डालिए भैया, कौन सा, पहली हेडिंग डालिए क्रस्ट। पहली हेडिंग डालिए क्रस्ट, या इसी को क्या कहते हैं, भूपर्पटी। क्या कहते हैं भैया, भूपर्पटी कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जाता है प्रश्न कि सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, क्रम पूछता है। कि केवल मैं क्रस्ट की अब बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद आप देखेंगे पाया जाता है सिलिका। ऑक्सीजन के बाद आप देखेंगे क्या पाया जाता है, सिलिका पाया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे सिलिका के बाद कौन सा तत्व पाया जाता है, एल्युमिनियम पाया जाता है। एल्युमिनियम के बाद आप देखेंगे कौन सा तत्व पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। एक क्रम मिलाने को आपको पूछता है कि जो पृथ्वी का भूपर्पटी है यानी कि क्रस्ट है, उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद सिलिका पाया जाता है, उसके बाद एल्युमिनियम पाया जाता है, उसके बाद लोहा पाया जाता है। तो ये आपका क्रम हो गया। ये आप पहला पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है। ये आप पहला पॉइंट लिख लेंगे कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिका, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा। मात्र मैं क्रस्ट की बात कर रहा हूं। उसके बाद आप दूसरा पॉइंट देखेंगे कि जो क्रस्ट वाला भाग है, इस क्रस्ट वाले भाग में भैया सबसे ज्यादा 75% भाग औषधि चट्टान पाए जाते हैं। कौन से चट्टान पाया जाता है, औषधि चट्टान पाई जाती है। कौन सा चट्टान, औषधि चट्टान पाई जाती है। तो ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कितने प्रतिशत भाग पर औषधि चट्टान पाई जाती है क्रस्ट के, तो 75% भाग पर पाया जाता है। जैसे मैं अगर इसको बनाऊं थोड़ा से अगर मैप, तो जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया, ये मैप हो गया। एक क्रस्ट वाला भाग है, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं बना रहा हूँ। तो ये आप देखेंगे तो ये 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है, 3 भागों में ये विभाजित है। 3 भागों में ये विभाजित है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर औषधि चट्टान पाई जाती है। कौन सी चट्टान पाई जाती है, औषधि चट्टान पाई जाती है। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर पाई जाती है ग्रेनाइट,
ग्रेनाइट पाई जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो बेसाल्ट पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? बेसाल्ट। तो ये मुख्य रूप से यहाँ क्रस्ट में 3 प्रकार की चट्टान पाई जाती है। कल चट्टान में पढ़ाऊंगा तो वहां पर फिर से बताऊंगा, लेकिन आप यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि सबसे ऊपर अवसादी चट्टान मिलेगी, उसके बाद ग्रेनाइट मिलेगी, उसके बाद बेसाल्ट। ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो है ये अग्नेय चट्टान के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? अग्नेय चट्टान के उदाहरण है। इसे भी आपको याद रखना है। बाकी कल मैं अग्नेय चट्टान अवसादी चट्टान के बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन आपको याद रखना है कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट किसके उदाहरण है भैया? अग्नेय चट्टान के उदाहरण है। और सबसे ऊपर क्रस्ट के कौन सी परत पाई जाती है? अवसादी चट्टान पाई जाती है। उसके बाद ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है। उसके बाद कौन सी पाई जाती है? तो बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है। इसे आपको याद रखना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो महासागर की तली है वह मुख्य रूप से किस चट्टान की बनी हुई है। तो यहीं से आप समझ लीजिएगा। यहां से आप देखेंगे जैसे ये वाला भाग आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है भैया? ये समुद्र वाला भाग है। क्या है? ये समुद्र वाला भाग है। और इस साइड आप देखेंगे तो कौन सा है? महासागर वाला भाग है। तो ये समुद्र वाला जो भाग है ये किसकी किस चट्टान की तली बनी हुई है? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं बेसाल्ट चट्टान यहाँ पर पाई जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि बेसाल्ट चट्टान पर समुद्र का भूसतह है या महासागर का भूसतह है। ये आपसे प्रश्न कई बार कॉन्सेप्चुअल पूछा गया है, तो यहाँ से आपको याद रखना है। उसके बाद आप आएंगे तीसरे पॉइंट पर। तो तीसरे पॉइंट पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले बताया मैंने कि यहाँ पर कौन सी चट्टान पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है। उसके बाद आप देखेंगे तो कौन सी चट्टान पाई जाती है? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद सिलिका, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा। फिर क्रस्ट में 75% भाग अवसादी चट्टानों का पाया जाता है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट आप देखेंगे तो यहाँ पर जोड़ पूछा जाता है कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच के जोड़ को क्या कहते हैं? तो आप लिख लीजिएगा ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट या लोअर क्रस्ट के जोड़ को कोनराड असंबद्धता कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कोनराड असंबद्धता कहते हैं। इसे आपको कोनराड असंबद्धता कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि क्रस्ट में और क्या पाया जाता है तो अगर इसकी गहराई पूछ लिया जाए 30 किलोमीटर है, ये तो आपको याद ही है। और महासागर और महाद्वीप इसी क्रस्ट वाले भाग में ही पाया जाता है। तो मुख्य रूप से आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। तो क्रस्ट भूपरिवर्ती सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम, लोहा। क्रस्ट में 75% भाग अवसादी चट्टान है। और ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में जो जोड़ पाया जाता है उसे कोनराड असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। इसे आपको याद रखना ही पड़ेगा। उसके बाद आएंगे दूसरी हेडिंग आप डालिए मेंटल। कौन सा? मेंटल या प्रवार हेडिंग डालिएगा। दूसरी हेडिंग डालिएगा मेंटल या प्रवार। दूसरी हेडिंग डालिए मेंटल या प्रवार के नाम से इसे जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पृथ्वी का मध्य परत है। तो पृथ्वी के मध्य परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी के मध्य परत को मेंटल कहते हैं। पॉइंट लिखते चलेंगे। मेंटल कहते हैं। यह मुख्य रूप से किससे बना है? सिलिका और मैग्नीशियम से। यह सिलिका एवं मैग्नीशियम से बना है, इसलिए इसे सियाल कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं भैया? सियाल कहते हैं। ये आपको पहला पॉइंट याद रखना है। उसके बाद आपको याद ये रखना है कि क्रस्ट और मेंटल के बीच के जोड़ को क्रस्ट और मेंटल के बीच के जोड़ को क्या कहते हैं? अगर पूछा जाए तो मोहो असंबद्धता कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? मोहो असंबद्धता कहते हैं।
आप लोग ऐसे बढ़िया नोट्स बनाते हुए चलेंगे ताकि आपकी नोट्स तैयार रहे, तो आपको रिवाइज करने में ज़्यादा आपको आसानी होगी। ठीक है, आपको ज़्यादा आसानी होगी। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी के कुल आयतन का जो मेंटल है इसका आयतन कितना है, यानी कि पृथ्वी के, आप लिख लीजिएगा, पृथ्वी के कुल आयतन का मेंटल का आयतन, पृथ्वी के कुल आयतन का मेंटल का आयतन 83% है एवं मास यानी कि द्रव्यमान 68% है। इसे आपको याद रखना है। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। ये पृथ्वी के मध्य परत को मेंटल कहते हैं। पृथ्वी के मध्य परत को क्या कहते हैं भैया? मेंटल कहते हैं। यह सिलिका एवं मैग्नीशियम से बना है, इसलिए इसे सियाल कहते हैं। क्रस्ट और मेंटल के बीच के जो जोड़ पाया जाता है उसे मोहो असंबद्धता कहते हैं। और पृथ्वी के कुल आयतन का मेंटल का आयतन जो है वो कितना है? 83% है। और द्रव्यमान अगर आपसे पूछा जाए तो 68% है। इसे आपको याद रखना होगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं आयतन वगैरह से। उसके बाद आप देखेंगे जो मेंटल है, मेंटल के ऊपरी परत पर दुर्बलता मंडल पाया जाता है। दुर्बलता मंडल पाया जाता है, या इसी को क्या कहते हैं भैया? एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। एस्थेनोस्फीयर दुर्बलता मंडल पाया जाता है। इसमें आप लिखेंगे पाया जाता है, इसी दुर्बलता मंडल में भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं घटित होती हैं। भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं घटित होती हैं। और इसी दुर्बलता मंडल के ऊपर ही पूरा का पूरा स्थल मंडल क्या हो रहा है? मूव कर रहा है, यानी कि घूम रहा है। इसे जब मैं पढ़ाऊंगा आगे तो वहां पर बताऊंगा, लेकिन आपको केवल इतना याद रखना है कि जो ये क्रस्ट वाला भाग है, इसी क्रस्ट वाले भाग में यहीं पर ऊपरी परत की ओर क्या पाया जाता है? 75 से 150 किलोमीटर की एक परत पाई जाती, एक मंडल पाया जाता है। इस मंडल को दुर्बलता मंडल के नाम से जाना जाता है, या एस्थेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। या इसी मंडल में क्या होता है कि जो भूकंप आता है, जो ज्वालामुखी की घटनाएं घटित होती है, यहीं से घटित होती हैं। ये आपको याद रखना है, क्योंकि जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो ज्वालामुखी पढ़ेंगे, भूकंप पढ़ेंगे, तो ज्वालामुखी भूकंप आपको याद रखना है कि जो पृथ्वी का जो मेंटल वाला भाग है, इस मेंटल वाले भाग में जो एस्थेनोस्फीयर परत पाई जाती है, इसी एस्थेनोस्फीयर परत से ही भूकंप और ज्वालामुखी की क्रिया घटित होती है। इसे आपको याद रखना है। इसे आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हेडिंग डालिएगा कोर। कौन सी हेडिंग? इसके बाद हेडिंग डालिएगा कोर, यानी कि अंतरतम। कोर हेडिंग डालेंगे। इसमें आपको पहला चीज ये याद रखना है कि देखिए, कोर में आपको याद रखना है, पहला पॉइंट है कि यह पृथ्वी के केंद्र की परत है। पहला पॉइंट लिखिएगा, पृथ्वी के केंद्र की क्या है भैया? परत है। पृथ्वी के केंद्र की परत है। यह निकिल और फेरस से बनी हुई है। निकिल और किससे बनी है? फेरस से बनी है। इसलिए इसे निफे कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं भैया? निफे कहते हैं। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि आउटर कोर और इनर कोर के जोड़ को आउटर कोर और इनर कोर के जोड़ को लिख लीजिएगा आप लोग। इनर कोर के जोड़ को क्या कहते हैं? लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि जो ये मेंटल है और कोर है, इसके बीच में जो ये वाला जोड़ पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग असंबद्धता। तो मेंटल और कोर के मध्य जोड़ को क्या कहते हैं? जोड़ को गुटेनबर्ग
असंबद्धता कहते हैं। इसे आप नोट कर लेंगे। तो कोर में आपको 3 ही पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट ये कि पृथ्वी का यह केंद्र वाली परत है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो ये जोड़ पाया जाता है इसे लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। और तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो ये मेंटल है और कोर है इसके मध्य जो ये जोड़ पाया जाता है इस जोड़ को क्या कहते हैं? तो गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तो मैंने आपको ये लिखवा दिया पूरा का पूरा। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा कि क्रस्ट की क्या क्या विशेषताएं हैं, मेंटल की क्या क्या विशेषताएं हैं और कोर की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब दूसरा उसके बाद आप देखेंगे कि जो ये पृथ्वी का अध्ययन किया गया है कि यहाँ पर मेंटल पाया जाता है, यहाँ पर सीमा पाया जाता है, यहाँ पर सियाल पाया जाता है, यहाँ पर निफे पाया जाता है। आखिर ये कैसे इसका निर्धारण किया गया था, तो इसे आइए देखते हैं। तो देखिए पृथ्वी लिखिएगा आप लोग, पृथ्वी के अध्ययन करने का सबसे वैज्ञानिक साक्ष्य भूकंपी तरंगे हैं। कौन से हैं भैया? भूकंपी तरंगे हैं। तो आप लोग लिख लीजिएगा कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अध्ययन करने के लिए सबसे वैज्ञानिक साक्ष्य भूकंपी तरंगे हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं भैया? ये 3 प्रकार की होती हैं। अगर पहली परत की बात की जाए तो इसे क्या कहते हैं? इसे पी कहते हैं, पी तरंग कहते हैं। दूसरे की बात की जाए तो इसे क्या कहते हैं? इसे यस तरंग कहते हैं। और तीसरे की बात की जाए तो इसे यल तरंग कहते हैं। पी को कहते हैं प्राइमरी वेव। पी को क्या कहते हैं भैया? पी को कहते हैं प्राइमरी वेव या इसी को कहते हैं प्राथमिक तरंगे। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं प्राथमिक तरंगे कहते हैं, प्राथमिक तरंगे। अगर प्राथमिक तरंगे यानी कि पी वेव की अगर बात की जाए, पी तरंगों की बात की जाए तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है ये तीनों अवस्था में चल सकती है। यानी कि ये ठोस में भी चल सकती है, द्रव में भी चल सकती है और गैस में भी चल सकती है। ये तीनों अवस्था में चल सकती है। यस तरंग की बात की जाए इसे सेकेंडरी वेव कहते हैं। यह केवल ठोस में चलती है। यह केवल किस में चलती है भैया? यह केवल ठोस में चलती है। यल तरंग क्या होती है? जब यही पी और यस तरंगे जब धरातल पर चलने लगती हैं तो इसी को क्या कहा जाता है? यल तरंगे कहा जाता है या इसी को धरातली तरंगों के नाम से जाना जाता है। देखिए पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए बहुत सारे तरीके पहले थे। भूगर्भ का अध्ययन करने के लिए बहुत सारे तरीके ढूंढे गए थे। जैसे तापमान के आधार पर ढूंढा गया था, दाब के आधार पर ढूंढा गया था, घनत्व के आधार पर ढूंढा गया था, ज्वालामुखी क्रिया के आधार पर इसकी खोज की गई थी। लेकिन सबसे जो वैज्ञानिक तरीका है वो कौन सा है? भूकंपी तरंगों का है। और इन भूकंपी तरंगों के माध्यम से इसका अध्ययन किया जाता है। होता यह है कि एक सिस्मोग्राफ नामक यंत्र होता है। क्या होता है भैया? एक सिस्मोग्राफ नामक यंत्र होता है। इस सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से क्या किया जाता है कि पी और यस तरंग को पृथ्वी के अंदर भेजा जाता है। पृथ्वी के अंदर जब भेजा जाता है सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से पी तरंग को, तो यह जैसे ही इसको जब यहां से भेजा जाता है पी तरंग को, तो यह जैसे ही पहुंचता है मोहो असंबद्धता। ये कौन सा जोड़ है? मोहो असंबद्धता। जब इस मोहो असंबद्धता को ये पार करता है तो इसकी स्पीड अचानक से तेज हो जाती है। और इसकी स्पीड जब तेज हो जाती है तो इससे यह पता चलता है भैया कि जो क्रस्ट वाला भाग है, क्रस्ट वाले भाग से ज्यादा घनत्व मेंटल का घनत्व है। उसके बाद होता यह है कि जो ये गुटेनबर्ग असंबद्धता वाला जोड़ है, इस जोड़ को जैसे ये पार करता है इसकी स्पीड और तेज हो जाती है। इससे यह क्लियर होता है कि जो ये कोर वाला भाग है इसका सबसे ज्यादा घनत्व होगा, क्योंकि इसकी स्पीड यहाँ पर सर्वाधिक है। आपको याद रखना होगा। फिर उसके बाद भेजा जाता है यस तरंग को।
फिर उसके बाद भेजा जाता है भैया यस तरंग को। यस तरंग को जब पृथ्वी के धरातल से सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से भेजा जाता है तो यह जैसे ही मोह असंबद्धता को पार करता है इसकी स्पीड अचानक से बढ़ तो जाती है, लेकिन जो ये गुटेनबर्ग असंबद्धता है इस असंबद्धता को पार नहीं कर पाती। इससे यह पता चलता है कि जो कोर वाला भाग है, जो अंतरतम भाग है, जो केंद्र वाला भाग है, उसमें या तो द्रव होगा या तो गैस अवस्था होगी। चूंकि इस तरंग की विशेषता यह है कि यह केवल ठोस अवस्था में चलता है, जबकि ना तो द्रव में चलता है न ही गैस की अवस्था में चलता है। तो यहाँ पर यह क्लियर हुआ कि जो ये अंदर वाला भाग है यहाँ पर या तो तरल अवस्था है यानी कि द्रव वाली अवस्था है या तो गैस वाली अवस्था है। फिर उसके बाद सोचा ये गया कि अगर यहाँ पर द्रव वाली अवस्था होगी भाई, जब मान लीजिए इतनी बड़ी पृथ्वी है, इतनी बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, सोचिए आपकी अगर नीचे द्रव वाली अवस्था रहेगी तो वहां पर जब चट्टान पड़ेगा तो द्रव तो अपने आप से ही समाप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कीचड़ है, वहां पर एक गाड़ी ईंट आप गिरा देंगे, तो जब एक गाड़ी आप ईंट गिरा देंगे तो वहां का कीचड़ जो रहेगा वो तो अपने आप अवशोषित हो जाएगा, वहां का कीचड़ तो समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से सोचा गया कि आखिर इसमें है तो कौन सी अवस्था है। फिर उसके बाद देखा गया तो पता लगाया गया वैज्ञानिकों के द्वारा कि जैसे चंद्रमा पर श्यान द्रव पाया जाता है, किस पे? चंद्रमा पर जैसे श्यान द्रव पाया जाता है वैसे यही यहाँ पर आउटर कोर में द्रव पाया जाता है। इसीलिए यहाँ पर कौन सी तरंग नहीं चलती है भैया? यस तरंग यहाँ पर प्रवेश नहीं करती है और यस तरंग यहाँ पर नहीं चलती है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो पी तरंग से इसका घनत्व तो क्लियर होता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो क्रस्ट वाला भाग है इसका घनत्व तो कितना है, अगर पूछा जाए आपसे क्रस्ट वाला जो भाग है, आप देखेंगे यहां से यहां तक जो संपूर्ण क्रस्ट वाला भाग है, अगर पूछा जाए इसका घनत्व तो कितना है तो इसका घनत्व है भैया 2.7 से 2.9 ग्राम प्रति घन सेमी। ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए इस मेंटल वाले भाग का घनत्व कितना है तो मेंटल वाले भाग का अगर घनत्व पूछा जाए तो यह 3.5 से लेकर 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। कितना है? प्रति घन सेमी है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कोर वाला घनत्व कितना है तो इसका घनत्व है भैया 11 से 13 ग्राम प्रति घन सेमी, इसका घनत्व है। ये किससे पता लगा? तरंगों से ही तो पता चला। अगर आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना है तो आप आंसर लगा दीजिएगा 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे पृथ्वी का घनत्व कितना है तो आप भैया लगा दीजिएगा आंसर 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि कोर का घनत्व कितना है तो 11 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछा जाए मेंटल का कितना घनत्व है तो 3.5 से 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अगर पूछा जाए क्रस्ट का कितना घनत्व है तो 2.7 से 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अगर पूछा जाए आपसे पूरे पृथ्वी का घनत्व कितना है तो आपको लगाना है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इस तरह से आपको याद रखना है। और यह कैसे पता चला? यह सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से जब भूकंपी तरंगों को पृथ्वी के अंदर भेजा गया तो उससे पता चलता है कि कहाँ का कितना घनत्व है। क्योंकि आप जानते हैं कि स्पीड वगैरह से घनत्व निकाल लिया जाता है। तो यहाँ पर जब पी तरंगों को भेजा जाता है तो जब मोह असंबद्धता को पार करता है तो इसकी स्पीड और बढ़ जाती है। और जब यहाँ पर कौन सा जोड़ है? गुटेनबर्ग असंबद्धता को जब पार करता है तो इसकी स्पीड और बढ़ जाती है। इससे यह पता चलता है कि इससे ज्यादा घनत्व तो इसका है और इससे ज्यादा घनत्व इसका है। तो इस प्रकार से पता लगाया गया। इससे पहले बहुत सारे तरीके बताए गए थे। जैसे मैंने आपको बताया तापमान से, घनत्व से, दबाव से, इस प्रकार से इसका अध्ययन किया जाता था। ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा इसका अध्ययन किया जाता था। लेकिन सबसे वैज्ञानिक जो साक्ष्य है भैया, ये कौन सा साक्ष्य है? भूकंपी तरंगे हैं। ये 3 प्रकार की तरंगे होती है। एक पी तरंगे होती है, यस तरंगे होती है, एक यल तरंगे होती है। पी और यस तरंग को तो पृथ्वी के अंदर भेजा जाता है, लेकिन यल
तरंगे क्या होती है, इसे हम लोग भूकंप में अच्छे से समझेंगे। क्योंकि यही जो यल तरंग है इसमें इतना ज्यादा ताप होता है, इतना ज्यादा उष्मा होता है कि यही भूकंप आने के समय यही सबसे ज्यादा तरंग तबाही मचाती है। क्योंकि जब यस और पी तरंगे पृथ्वी के भूतल पर यानी कि सतह पर जब चलने लगती है तो उन्हीं तरंगों को क्या कहा जाता है, यल तरंग कहा जाता है। यहाँ पर यल तरंग का कोई कार्य नहीं है। जब हम लोग भूकंप नामक टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर अच्छे से समझेंगे कि यल तरंग क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में बेहतर आ गया होगा। मैंने आपको बताया पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आपको मोटा मोटा इतना याद रखना है भैया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आपको मोटा मोटा इतना याद रखना है भैया कि पृथ्वी के अंतर्गत 3 परतें पाई जाती हैं। एक तो क्रस्ट पाया जाता है, दूसरा मेंटल, यहाँ से यहाँ तक क्रस्ट पाया जाता है, यहाँ से यहाँ मेंटल पाया जाता है, यहाँ से यहाँ कोर पाया जाता है। जो ये क्रस्ट है, क्रस्ट और मेंटल के बीच के जोड़ को कहा जाता है मोह असंबद्धता, और मेंटल और कोर के बीच के जोड़ को कहा जाता है गुटेनबर्ग असंबद्धता। अगर आपसे पूछा जाए अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के जोड़ को कोनराड असंबद्धता कहते हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के जोड़ को रैपिटी असंबद्धता कहते हैं, आउटर कोर इनर कोर के जोड़ को लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। इसे अपर मेंटल में एक दुर्बलता मंडल पाया जाता है जिसे आप स्टेनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। इसी स्टेनोस्फीयर में भैया भूकंप और ज्वालामुखी की क्रिया घटित होती है। इसी दुर्बलता मंडल पर ही पूरा का पूरा स्थल मंडल क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, यानी कि गति कर रहा है। आप जिस हिसाब से सोच रहे हैं कि बहुत तेजी से गति करता होगा, ऐसा नहीं है। जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपको पढ़ाएंगे, जब मैं बताऊंगा तो वहां पर आपको इस गति के बारे में बताऊंगा कि भूकंप जो महाद्वीपी है, महाद्वीपी प्लेट है, उनकी गति कितनी होगी, और जो महासागरीय प्लेट है उनकी गति कितनी होगी, जो कि इसी अपर मेंटल के दुर्बलता मंडल पर नाच रहे हैं। इसके बारे में हम लोग वहां पर देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस क्लास को आप शेयर कीजिएगा। और संभवतः यह हो सके तो जो टीजीटी देने वाले हैं, जो पीजीटी देने वाले हैं, या यूपी पीसीएस देने वाले हों, या अदर स्टेट की पीसीएस देने वाले हों, या लेखपाल वीडियो देने वाले हों, या पुलिस देने वाले हों, या पेट देने वाले हों। पेट में भी 5 क्वेश्चन आता है, लेकिन ज्योग्राफी से संबंधित आपसे कम से कम 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्योग्राफी, पर्यावरण को मिला के, समान जागरूकता वगैरह को मिला के लगभग 10 क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो आप सभी को जोड़ने का प्रयास कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।